हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर देखिए क्लास 12th हिंदी का HBSC बोर्ड। ठीक है, इससे पहले मैंने मॉडल टेस्ट पेपर 1 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कंप्लीट का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स में वीडियो अपलोड कर दी सीक्वेंस बनाकर। अब चल रहे हैं जी हम मॉडल टेस्ट पेपर 2 को डिस्कस करने। ठीक है, और ये लास्ट वाला पोर्शन मेरे से उल्ट अपलोड हो गया बेटा, आप जरा देख लेना। ठीक है, अपने कैमरे को रोटेट करके। चलिए देखिए बेटा, फटाफट से डिस्कस करते हैं। आरोह पद्य भाग 1 बहुविकल्पीय 1 मार्क्स के 13 क्वेश्चन रहेंगे। एक गीत कविता में दिन का पंथी किसे माना जाता है? सूर्य को। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में करुणा के मुखटे में क्या छिपा हुआ? क्रूरता। पाता ली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, यहाँ विवरों का क्या अर्थ है? बिल। उषा का जादू किससे टूटता है? सूर्योदय से। उषा कविता किसका शब्द चित्र है? प्रकृति का जी। ठीक है जी। तुलसीदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? सगुन धारा के। तुलसी का सरनाम क्या है? राम का गुलाम। ठीक है, तुलसी का सरनाम क्या है जी? राम का गुलाम। राखी लच्छे किसके समान चमक रहे हैं? बिजली के समान। तारे आंखें झपकावे हैं। तारे आंखें झपकावे हैं। जर्रा जर्रा सोए हैं। यहाँ जर्रा जर्रा शब्द का क्या मीनिंग है? कन कन। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, यहाँ बाता का क्या अर्थ है? हवा जी। दक्षिण ध्रुव किसका अंधकार छाया रहता है? दक्षिण ध्रुव अमावस्या का। पर्दे पर किसकी कीमत अधिक है? वक्त की। बेटा पूरा कंप्लीट 80 मार्क्स का कोशिश कर रही हूँ कि एक ही सिंगल वीडियो बन जाए। ठीक है जी। नीड़ों के किसके बच्चे झांक रहे होंगे? चिड़िया के। सेकंड क्वेश्चन देखिए जी, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। सब प्रसंग देखिए जी। प्रस्तुत काव्यांश शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा नामक कविता से अवतरित है। सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। उस समय आकाश विशिष्ट रूप में दिखाई देता है। प्रस्तुत कविता में उषा कालीन आकाश की शोभा का अनेक रूपों में चित्रण है। व्याख्या देखिए जी अब इसकी। नीला आकाश मानो नीला जल है। सूर्य का आकाश में प्रकट होना ऐसा लगता है मानो कोई सुंदरी नीले जल में झिलमिलाते हुए गौरवर्ण से अपने गोरे रंग की आभा बिखरा रही हो, अर्थात उसमें उज्ज्वलता का समावेश हो। सूर्य के प्रकट होने से उषा का जादू के समान यह सौंदर्य समाप्त हो रहा है। और दूसरा कौन सा आया हुआ जी? देखिए ध्यान से। धूत कहो अब धूत कहो, रजपूत कहो जोलाहा कहो, काहू की बेटसी बेटा न ब्याहवे, काहू की जात बिगार न सो। तुलस सरनाम, यहाँ से पता लग रहा है कि तुलसी वाले से आया हुआ। ठीक है जी। सरनाम पुलामू है राम को, जाको रुचे सो कह कछुज ओए, मांगी के क्या खैबो, मसित को सोइबो, लैबो को एकू ने देव को दो। प्रसंग प्रस्तुत स्वेया आरोह भाग 2 में से। ठीक है जी, आरोह 2 भाग में से प्रसंग देखिए। प्रस्तुत स्वेया आरोह भाग 2 में से संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से लिया गया है। इसमें भक्त हृदय के आत्मविश्वास का चित्रण है तथा कवि ने समाज में व्याप्त जातवाद और धर्म का खंडन किया है। व्याख्या देखिए। भक्त तुलसीदास जी आत्मविश्वास को प्रकट करते हुए कहते हैं कि समाज में मुझे चाहे मुझे कोई त्यागा हुआ कहे या फिर सन्यासी, कोई जात का राजपूत कहे या जुलाहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने किसी की बेटी से बेटे की शादी नहीं करनी जिसे किसी की जाति बिगड़ जाएगी। तुलसी जी जात धर्म का खंडन करते हुए कहते हैं कि मैं तो केवल प्रभु राम का दास हूँ, फिर जिसे जो अच्छा लगे वह कहता रहे, मुझे किसी की जात धर्म से कोई सरोकार नहीं है। तुलसी जी कहते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो भीख मांग कर पेट भरता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। मैं तो पूर्ण रूप से प्रभु राम की शरण में समर्पित हो गया हूँ, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट पोर्शन आरोह भाग 2 से देखिए। वो आरोह भाग 1 का था फर्स्ट 2 पोर्शन। अब आरोह भाग 2 गद्यांश भाग से देखिए जी।
ठीक है, MCQ है। भक्तिन सेवक धर्म में किसे संपर्धा करती थी? हनुमान जी से। भक्तिन यमलोक के समान किससे डरती है? कारागार से। आग्रह क्या जागृत करता है? तिरस्कार। शून्य होने का अधिकार किसका है? परमात्मा का। ऋषि मुनियों ने किससे सबसे ऊंचा स्थान दिया है? धन को। काले मेघा पानी दे पाठ में लोक प्रचलित विश्वास के साथ किसका द्वंद्व है? विज्ञान का। अंधेरी रात चुपचाप क्या बता रही है? आंसू। क्या बहा रही है? आंसू। शेर के बच्चे का वास्तविक नाम क्या था? चांद सिंह। सुनील दास गुप्त को उसके मित्र ने पुस्तक कब की भेंट की? 1940 में जी। ठीक है, सुनील अपने फ्रेंड के किसी के नेम से याद रख लेना। सफिया लाहौर में कितने दिन रुकी थी? 15 डेज, 15 दिन। काल्पनिक जगत की वस्तु क्या है? समता। लेखका का आदर्श समाज किन पर आधारित होता है? सभी पर। ठीक है जी, सभी पर। जीवन में प्राय हमें अपने आप पर नेम का क्या लेकर जीना पड़ता है? विरोधाभास। विरोधाभास देख लीजिए, नीचे देख लीजिए आंसर, विरोधाभास। नेक्स्ट जी, ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। फोर्थ देखिए, गद्यांश की पर सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणतः जात प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। चलिए जी, प्रसंग देखिए, उत्तर देखिए ध्यान से फटाफट से। प्रस्तुत पंक्तियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित पाठ श्रम विभाजन और जात प्रथा से ली गई है। इंपॉर्टेंट है बेटा ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ना जी, जिसमें लेखक ने जात के आधार पर श्रम विभाजन उचित नहीं माना है। व्याख्या, इन पंक्तियों में लेखक अपनी इच्छा के विरुद्ध व्यवसाय करने वाले लोगों की मानसिक स्थिति पर विचार करते हुए इसे भी एक प्रकार की दास्ता मानकर लिखता है कि दास्ता केवल कानून के द्वारा दी गई सजा पर आधारित दास्ता ही नहीं होती। लेखक के अनुसार वह स्थिति भी दास्ता की होती है जब कुछ लोग दूसरे लोगों को अपने द्वारा निश्चित किए गए व्यवहार तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश करते हैं तथा वे अपनी मजबूरी के कारण यह सब करते हैं। यहाँ कोई कानूनी पराधीनता नहीं है, परंतु फिर भी वे पराधीन होकर जीने के लिए विवश हैं। इसका उदाहरण देते हुए लेखक लिखता है कि यह सब जात प्रथा के कारण ही संभव है, क्योंकि इस प्रथा में कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध ही अपनी जाति के व्यवसाय को अपनाना पड़ता है। ठीक है जी, काफी अच्छा पैराग्राफ लिखा। चलो फिफ्थ देखिए जी, अभिव्यक्ति और माध्यम वाले से आपके ये क्वेश्चन आंसर जाए। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इंटरनेट का पहला दौर कब माना जाता है? 1983 से 1992 तक का, यही फर्स्ट वाली ऑप्शन है जी इसकी। ठीक है जी, किसी घटना का नवीनतम एवं महत्वपूर्ण पक्ष क्या कहलाता है? क्लाइमैक्स। ठीक है, क्लाइमैक्स इंग्लिश का शब्द है। रेडियो कैसा माध्यम है? श्रव्य, सुनने वाला। यानी कि 6th पोर्शन देखिए जी, व्याकरण आधारित, अपने उसके व्याकरण के आगे ग्रामर के। ठीक है, देव प्लस असुर की संधि है देवासुर। ठीक है, देव, पहले क्वेश्चन देखना कैसा लिखा है, फिर आंसर देखो ध्यान से। देवासुर। सत्य प्लस जन की संधि है सज्जन। अत्यल्प। ठीक है जी, अति अल्प, अति प्लस अल्प। ये नेक्स्ट, वह स्वास्थ्य व्यक्ति है। स्वास्थ्य खुद देखो ना, कितने पढ़ने में लग रहा है गलत है। वह स्वस्थ व्यक्ति है, वह स्वस्थ व्यक्ति है। नेक्स्ट, बेफिजूल मत बोलो। शुद्ध करना इस वाक्य का, फिजूल मत बोलो, बस बे का कुछ जरूरत नहीं, फिजूल मत बोलो, ये वाला आंसर ठीक है बेटा, ख वाला पोर्शन ठीक है। देहरादून देखने योग्य दर्शनीय स्थल है, वाक्य को शुद्ध करो। देहरादून दर्शनीय स्थल है। पिपर पात सरस मन डोला, पंक्ति में रेखाकित, जो ये अंडरलाइन किया गया ना, रेखाकित मतलब होता है इसको अंडरलाइन किया गया। ये क्या चीज है? रेखाकित पद क्या है? उपमेय है। ठीक है जी, यानी कि मन क्या है? ये उपमेय है। जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो वहां अलंकार होता है। मानवीयकरण, यानी कि कौन सा अलंकार है ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, मानवीकरण। नेक्स्ट जी, दुख है जीवन तर के मूल, पंक्ति में निहित अलंकार, छुपा हुआ कोई अलंकार है, वो कौन सा है? रूपक। अंगना, अंग से लिपटे भी रेखाकित, ये अंडरलाइन वाली शब्द कहते हैं, कौन सा पद है ये? ठीक है, रेखाकित पद में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास। ठीक है, अंगना, अंग से लिपटे भी रेखाकित पद में अलंकार है अनुप्रास। नेक्स्ट भाग देखिए जी, भाग ख अपना,
रघुवीर सहाय का कवि परिचय लिखे, जीवन परिचय। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। उनका जन्म सन 1929 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में MA अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण की। MA करने के पश्चात ये पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने लगी, यानी कि रिपोर्टर वगैरह का। इन्होंने प्रतीक, वाक और कल्पना अनेक पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। इनको कवि के रूप में दूसरा सप्तक से विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनकी साहित्य सेवा भावना के कारण ही इनको साहित्य अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। अंत में दिल्ली में सन 1990 ईस्वी में ये अपना महान साहित्य संसार को सौंपकर चिर निद्रा में लीन हो गए, मतलब मृत्यु हो गई इनकी। रचनाएं देखिए, रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के सफल कवि हैं। इन्होंने समकालीन समाज पर अपनी लेखनी चलाई है। इन्होंने समकालीन अमानवीय दोषपूर्ण राजनीति पर व्यंग्योक्त, मतलब कि व्यंग्यात्मक वे से तथा नए ढंग की, मतलब जैसे कुछ मजाक टाइप में, तथा नए ढंग की कविता का आविष्कार किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो, देखो ठीक है वही बात होगी ना यहाँ पर, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। सीढ़ियों पर धूप में कविता, कहानी, निबंध का अनूठा संकलन है। काव्यांगत विशेषताएं, रघुवीर, मतलब जो इन्होंने सारा कुछ ये लिटरेचर लिखा हुआ, कहते हैं इसमें इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या थी। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी जगत के प्रसिद्ध कवि हैं। उनका काव्य समकालीन जगत का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? समाज का यथार्थ चित्रण, अदम्य जिजीविषा का चित्रण, मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण, भ्रष्टाचार का चित्रण, व्यंग्यात्मक का, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना, भाषा शैली, अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, शोक के वातावरण में हनुमान के अवतरण का क्या प्रभाव पड़ा? लक्ष्मण मूर्छा के पश्चात समस्त माहौल शोकप्रस्त हो गया। राम लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। इनके साथ साथ समस्त भालू बानर सेना राम को देख अत्यंत दुखी थे। यहाँ तक कि राम सेना का प्रत्येक प्राणी वीर शोक मगन था। श्री राम तो सामान्य मनुष्य की भांति करुणावस्था में पहुंच चुके थे। वे बार बार लक्ष्मण को देखकर अनेक बातें याद करते हुए रो रहे थे। लेकिन जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर शोक सभा में पहुंचे तो वहां का पूरा पर्वत ही अपने हाथ पर उठा लाए थे। हनुमान को देख राम तथा समस्त जन थोड़े खुश हुए तथा शीघ्र ही वैद्य जी ने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाई तो लक्ष्मण हर्षित होकर उठ खड़े हुए। राम सहित समस्त वानर सेना खुश हो गई। इस प्रकार शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को वीर रस, इसे अंडरलाइन करो, वीर रस का आविर्भाव कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुटन सिंह पहलवान का करैक्टर स्केच लिखना बेटा, चरित्र चित्रण कीजिए। पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कथा है। लुटन सिंह इस कहानी का केंद्र बिंदु है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। व्यक्तित्व, लुटन सिंह पहलवान का वास्तविक नाम लुटन सिंह था। पहलवान तो वह बाद में प्रसिद्ध हुआ। वह लंबा चौड़ा तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधता था। लुटन सिंह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में उसको अकेला छोड़कर चले गए थे। सौभाग्यवश उसके बचपन में ही शादी हो गई थी, अतः उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। उसके 2 बेटे थे। साहसी, लुटन सिंह पहलवान अत्यंत साहसी पुरुष था। वह अत्यंत सुडौल और हट्टा कट्टा था। वह प्रत्येक परिस्थिति का डटकर सामना किया करता था। वह कभी भी घबराता नहीं था। अपने साहस के बल पर उसने प्रसिद्ध पहलवान चांद सिंह को हरा दिया था। महामारी फैलने के कारण जब रात्रि की विभीषिका ने सारा गांव शिशुओं की तरह धर धर कांपता था, तब लुटन सिंह अकेला सारी रात ढोलक बजाया करता था। यह उसके साहस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भाग्यहीन, लुटन सिंह पहलवान साहसी होने के साथ साथ भाग्यहीन भी था। बचपन में ही 9 वर्ष की अवस्था में उसको छोड़कर उसके माता पिता चल बसे। उसकी सास ने उसका पालन पोषण किया। बाद में उसके दोनों बेटे भी काल का शिकार हो गए। जिस वीरता के बलबूते वह श्यामनगर का राज पहलवान बना था, राजा की मृत्यु के बाद उसको श्यामनगर भी छोड़ना पड़ा। नीडर, लुटन सिंह एक नीडर पुरुष था। जब सारा गांव महामारी के कारण भयभीत होकर अपनी झोंपड़ियों
में गुम हो जाता था, तब अकेला लुटन सिंह रात्रि के सन्नाटे में निडरता से सारी रात अपना ढोल बजाया करता था तथा श्यामनगर के दंगल में भी वह चांद सिंह पहलवान के साथ लड़ते हुए नहीं डरा। राजा और लोगों के मना करने पर भी उसने निडरता से चांद सिंह के साथ कुश्ती की तथा अंत में उसको हराया। इस शेर के बच्चे को दंगल में हराना ही उसका निडरता का उदाहरण है। सहयोगी लुटन सिंह पहलवान होने के साथ साथ एक मानवीय संवेदनशील व्यक्ति था। वह दुख सुख में सभी गांव वालों का साथ देता था। महामारी में जब गांव में कहर मच रहा था तब वह लोगों में जीने की उमंग प्रदान करने के लिए ही रात में ढोल बजाया करता था तथा दिन में घर घर जाकर अपने सभी पड़ोसियों और गांव वालों का हालचाल पूछकर धैर्य देता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी 10th। लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? लेखक के अनुसार दास्ता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता से नहीं है, बल्कि दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीन